मौके पे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी लोकतंत्र में संजीवनी बूटी का काम आज की डेट में कर रहा है। और मीडिया में आज भी ऐसा नहीं कि सभी लोग बिके हुए हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं सद्दाम जी जैसे, जो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जनता की सबसे बड़ी उम्मीद जो मीडिया थी, वो मीडिया भी आज कहीं ना कहीं जो बिका है और जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, आज उसके कारण भी हमको इस प्रकार की चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आवाज दबा दी जा रही है और जनता की जो बात है उसको चित्रण समाज में सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जिस तरीके से मीडिया को कब्जा किया गया है और डीपीआर और विज्ञापन के माध्यम से मीडिया को भी दबाया डराया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है साहब। और मेरा आपसे आज अपील है कि दिनेश भाई, एक दिन का वर्कशॉप इस बारे में भी रखा जाए, चिंतन किया जाए कि मीडिया को कैसे डीपीआर और सरकार के चंगुल से निकाला जाए, क्योंकि जब तक मीडिया आजाद नहीं रहेगा इस प्रकार के जनहित के मुद्दे छुपाए जाएंगे, दबाए जाएंगे, गला घोटा जाएगा और सरकारी संस्थाएं अपनी मनमानी करती रहेगी, शिक्षा माफिया अपनी मनमानी करते रहेंगे, अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे और नेता भी अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो सारी चीजों में कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए मीडिया की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। और बाकी विभागों की एक तरफ मैं मीडिया की जिम्मेदारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि मीडिया में कोई चीज आती है कि यहाँ पे इस चीज का वायलेशन हो रहा है और सरकार खामोश बैठी है, निसंदेह उस पर एक्शन लेना पड़ता है। इसीलिए आज की डेट में सरकारें सबसे पहले मीडिया को कैप्चर कर लेती है, अपने हिसाब से उसको हाँक रही है। नतीजा आपके सामने है, आम जनता ठगा जा रहा है, आम जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, हम मजबूर हो जाते हैं अपना जेब खाली करने के लिए। तो ये किसी एक आदमी का सवाल नहीं है, ये देश के प्रदेश के हर लोगों का विषय है। इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सभी को संगठित होना पड़ेगा। और मैं तो इस बात को जानता भी हूं कि बहुत सारे अभिभावक जो पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा नहीं जानते हैं, वो तो भगवान भरोसे चल रहे हैं साहब। और कोविड काल में हुआ यही, ना उनके पास स्मार्टफोन था, ना ऑनलाइन वो पढ़ाई में पार्टिसिपेट कर पाए। ये साल पूरी तरह से बर्बाद हुआ, नष्ट हुआ। और सरकार की जितनी भी एजेंसी है, चाहे पाठ्य पुस्तक निगम हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, इन्होंने उन बच्चों के नाम पे बंदर बांट करके जम के कमीशन खोरी किया है। ये तो सारी चीजें प्रमाणित हमारे पास में। तो यही हो रहा है कि मीडिया की भूमिका और समाज की भूमिका जिस तरीके से बदलते परिवेश में बदल रही है, ये हम सबके लिए घातक है। जी बिल्कुल आपने कहा भैया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब नहीं है। अब गाजियाबाद पेरेंट्स स्टेशन भी दूर चुकी है, वहां पे भी आप देखिए कि काफी उन लोग आज शायद जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी किए हैं। वहाँ सीमा त्यागी जी हैं जो पूरा अध्यक्ष हैं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से दिल्ली चलो का नारा लेते हुए 14 तारीख को कल जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी किए हैं। हर जगह यही हालत है। मीडिया को मैनेज तो कर लिया जाता है और शायद मीडिया खुद मैनेज होना चाहती है ऐसा लगता है, पर उसमें कुछ अच्छे पत्रकार जरूर होते हैं जो प्रखरता से कहीं ना कहीं अपनी बातों को, चाहे सद्दाम भाई जैसे हों, चाहे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हमारे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को सोशल मीडिया में खुल के लिखते हैं। और उसके कारण शायद मीडिया जगत को भी ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते लोग, और मीडिया जगत को भी ऐसी खबरें चलानी पड़ जाती है, अच्छी खबरें चलानी पड़ जाती है। हाँ सद्दाम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा था, गौरीशंकर सर जिस मीडिया की बात कर रहे थे उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा, देश की मीडिया का दुर्भाग्य ये है कि 100 करोड़ रुपए की अवैध उगाई कर तिहाड़ जेल काटने के बाद भी राष्ट्रवादी पत्रकार लोग बच जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की ही घटना देखी जाए, किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे हमारे एबीपी न्यूज के बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, लगभग 14 साल से एबीपी न्यूज को सेवाएं दे रहे थे। किसान मंच से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो उन्होंने कहा वो पूरे देश ने देखा, किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की बात की जाए, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं भाजपा की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ में ही पत्रकारों की या मीडिया की ये स्थिति है, ये पूरे देश की स्थिति है। अब बात की अभी हमारे गौरीशंकर भैया ने कि एक परिचर्चा मीडिया को लेकर भी की जाएगी, तो क्या ये परिचर्चा छत्तीसगढ़ की मीडिया को लेकर की जाएगी या पूरे देश की मीडिया को लेकर की जाएगी? ये गौरीशंकर जी से मेरा सवाल है। देखिए सद्दाम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। असल में
मीडिया का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी, सरकार का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कोई शख्स बैठा है तो गौरीशंकर श्रीवास है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल से ज्यादा हो गया बैन करके रखा हुआ है, ताकि मैं डिबेट में आकर अपनी इस तरीके से बात ना रख सकूं। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य। 15 साल हम सरकार में रहे, कभी किसी प्रवक्ता को हमने बैन नहीं किया। यहाँ पर सरकार आने के बाद 1 साल से ज्यादा हो गया है, मेरी आवाज दबाई गई है, सारे मीडिया को निर्देश दिया गया है कि गौरीशंकर श्रीवास जी डिबेट में नहीं आएंगे। ये इस प्रदेश में चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ में मुखर है और जो बात वो कह रहे हैं प्रमुखता से, उसको डिबेट में आने से बैन कर दिया गया। और मीडिया वाले सरकार के हिसाब से कथककार की भूमिका में आ चुके हैं। तो आप जहां के भी मीडिया को रखना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया तो मीडिया है साहब, सबकी भूमिका वही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस तरीके से हम कहते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी वो निभा पा रहे हैं? इसके लिए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी आने वाले उसमें जोड़ा जाए और मीडिया की भूमिका भी सुनिश्चित की जाए, और ऐसा कोई तोड़ निकाला जाए कि बिना सरकारी विज्ञापन के, बिना सरकार के बैसाखी के मीडिया निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभाए। इस बात की चिंतन हम लोगों को, हम युवाओं को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, कुछ कमियां तो आई हैं मीडिया जगत में, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। और खाली उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, दिल्ली में भी हर जगह अलग अलग पार्टी है और हर जगह मीडिया से आम जनता की बात जो है पूरी रूप से उठाई नहीं जा रही है या सरकारी तंत्र के द्वारा दबाई जा रही है, ये अपन बोल सकते हैं। ये तो हर कोई देख रहा है भैया, ये तो कोई छिपने वाली बात नहीं है, इसमें किसी का नाम नहीं ले सकते अपन। परंतु मीडिया जगत में कहीं ना कहीं दबाव तो है, चाहे किसी भी सरकार का हो। नहीं, जैसे हम नेताओं को जैसे आज की डेट में चोर की दृष्टि से देखा जाता है, करप्ट की दृष्टि से देखा जाता है, भले हम लोग नहीं किए हैं, वैसे आज पत्रकारों को भी एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पत्रकार वर्ग से भी आज जनता का विश्वास उठ रहा है साहब। पत्रकार अच्छे हैं, वो भी आज इसकी जद में आ रहे हैं, उनको भी करप्ट समझा जा रहा है, उनको भी सरकार से सेटिंग वाला समझा जा रहा है। तो ये होता यही है। तो इसकी कहीं ना कहीं इसकी जो बुराई है, इसके लिए हम सबको बैठ के चिंता करना पड़ेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि पत्रकारों को भी, अच्छे लोगों को जोड़कर हम सब इस पे एक चिंतन करें, एक इसका निचोड़ निकाले, हो सके तो रायपुर में कार्यशाला भी हम आयोजित करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और एक विपक्ष होने के नाते हर प्रकार से जो भी सहयोग होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही और शायद ऐसी कार्यशालाएं होते रहें। पर अभी तो हमको शिक्षा जगत में बात करना है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत चीज है वो शायद बहुत ज्यादा गिर रही है। यदि इसको संभाल लिया जाए तो बाकी चीज तो अपने आप, क्योंकि शिक्षा से अच्छे भविष्य हमारे तैयार होंगे, और अच्छे जब भविष्य तैयार होंगे, बच्चे तैयार होंगे, तो वो मीडिया को हो, चाहे सरकार को हो, चाहे अच्छे कोर्ट हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन के वो शायद ये सब चीजों को खत्म कर सकते हैं, बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो हमको पहले अपने बच्चों का भविष्य को पकड़ना है। और जो शिक्षा जगत में जो गिरते स्तर होती जा रही है, सरकारी शिक्षण संस्थान जो गिरते स्तर होते जा रहे हैं शिक्षा का, और मनमानी, इसका फायदा मनमानी ढंग से निजी स्कूल उठा रहे हैं, इसको हमको पहले यदि कंट्रोल कर लें तो शायद 25, तो मैं 100 तो नहीं बोलूंगा, 25 या 30% तक हम लोग कंट्रोल कर ले जाएंगे। और बाकी फिर मीडिया जगत में तो वैसे ही पढ़े लिखे लोग आते हैं, हर जगह पढ़े लिखे लोग आते हैं, और अच्छे संस्कार, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए आएंगे तो शायद सभी चीज धीरे धीरे जो गिरता स्तर है वो उठता जाएगा और बुराइयां खत्म होती जाएंगी। तो चूंकि आज के समय आप लोगों का अमूल्य है और ज्यादा समय मैं ले चुका हूँ, तो आखिरी शब्दों में मैं आप लोगों से छोटे छोटे 2 शब्द और सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपकी चर्चा अच्छी लग रही है और शायद मेरे को भी गर्व महसूस हो रहा है न्यूज चैनल टाइप का। आप लोग इतने अच्छे वक्ता हैं कि इसको न्यूज चैनल बना दिए हैं। तो गौरी भैया आखिरी 2 शब्द और कहें ताकि दर्शक आपकी बातों को सुन सकें। नहीं, निसंदेह शिक्षा सबसे बड़ा हमारा मूल है, बल्कि कहूंगा कि मैं राष्ट्र के निर्माण की नींव अगर तैयार होती है तो वो शिक्षा से ही होती, शिक्षा के मंदिर से ही होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी किसी एक शिक्षक की भी नहीं है, ये किसी संस्था की भी नहीं है, ना मीडिया की है, ना नेताओं की है, ना समाज की है, सभी की है। इसमें आवश्यकता सभी की है। और इसमें सबसे मूल, मैं निचोड़ में जाता हूँ, तो उसको कंक्लूड करता हूँ कि अधिकार जो है, जो अधिकार है वो 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि पालकों के क्या अधिकार है, छात्रों के क्या अधिकार है। तो अगर इन अधिकारों को सबको बताया जाए, उस अधिकारों को सबको ज्ञात कराया जाए, तो निसंदेह इस प्रकार की चीजों की मनमानी से आने वाले समय से हमको लाभ मिलेगा। और आने वाला समय
हमारा होगा इस प्रकार के माफियाओं से, जो लोग व्यवसायीकरण की ओर पूरे देश को ढकेल दिए हैं, इससे हम अपने आने वाले भविष्य को बचा सकेंगे। तो जानकारी ही बचाव है, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बहुत सारे अधिकार हमारे पास कानूनी है, लेकिन चूंकि कानून लंबी प्रक्रिया के कारण हम लोग कानूनी पक्ष में जाने से डरते हैं, ये हमारी कमजोरी है। तो इसलिए सारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, और इसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में, शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम है, जो कि हर सोमवार रात 9 बजे होता है, इसमें हम समय समय पे वकील, अच्छे पत्रकार, अच्छे राजनीतिज्ञ सब आते हैं और जो बच्चों से संबंधित कानूनी चीज है वो भी हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं। और जितने बाल आयोग और सभी के अधिकार क्षेत्र हैं, जो आदेश है, उसके बारे में भी जानकारियां दी जाती हैं। तो इसको लोग यदि बार बार सुनेंगे और जन जन तक ये विचार सभी वक्ताओं के सुनेंगे, तो शायद उनको, अभिभावकों को आधे से ज्यादा जानकारी तो इसी कार्यक्रम से हो जाएगी। तो सद्दाम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी 2 शब्द, खत्म हो रहा समय, और चाहूंगा कि तो वो आखिरी में 2 शब्द कहें। मेरा तो सीधा ये आग्रह रहेगा, चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्यों में जो मौजूदा सरकार है, उनसे यही अपील रहेगी कि आप सिर्फ केवल शिक्षा, सरकारी शिक्षा पर और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर ही अगर ध्यान देंगे और उस पर एक बार मन लगाकर आप उस पर अगर काम करेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि देश उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा और हमें बाकी और कहीं इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 2 ही चीजें हैं जिसको लेकर हमारा देश आज तक परेशान है और परेशानियां लगातार आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह से कोविड के समय पर मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को सड़कों पर मरते हुए देखा है, बेड नहीं मिलते हुए देखा है। और बात करी जाए अगर शिक्षा की, इस समय सरकारी शिक्षा की, तो विद्यालय बंद है ही, और जो ग्राफ सरकारी विद्यालयों का गिरा हुआ था वो अब और गिर गया है, और वहीं प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी थी वो लगातार बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को बैठकर आपसी समझौतों के साथ विपक्ष को विश्वास में लेने के बाद कहीं ना कहीं इसमें बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे कि समय पर इस चीज से निपटा जा सके। जी दिनेश जी, बिल्कुल, आपने जो दोनों बातें, मुख्य बातें कही कि शिक्षा और स्वास्थ्य में, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सही बात है, कोरोना काल में बहुत